नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता। कल हमने भारतीय संविधान के एक संपूर्ण सिलेबस का अवलोकन किया है और जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे उनको हमने देखा था। तो उन्हीं टॉपिक के क्रम में आज हमारा यह पहला लेक्चर है कि संविधान क्या होता है। संविधान को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि संविधान लागू कहाँ पे होता है। तो संविधान लागू होता है राज्य पर, और राज्य शब्द का जो आधुनिक युग में पहली बार जो प्रयोग किया था वह किया था मैकियावेली ने। इसके अलावा जो गार्नर और गेटेल नामक जो महान विद्वान पैदा हुए हैं, उन्होंने राज्य के 4 अनिवार्य तत्व बताए हुए हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और सबसे महत्वपूर्ण संप्रभुता। बिना संप्रभुता के ये तीनों तत्व हैं, कौन कौन से? जनसंख्या, भूमि और सरकार, यह निरर्थक हैं। मीन्स बिना संप्रभुता के राज्य का कोई अस्तित्व नहीं है। संप्रभुता किसी भी राज्य को आंतरिक एवं बाह्य नीति बनाने के लिए स्वतंत्रता देती है। आप देखेंगे कि भारत वर्ष 1947 के पहले, मीन्स 15 अगस्त 1947 के पहले राज्य नहीं था, क्योंकि हम लोग अंग्रेजों के द्वारा शासित थे। 1947 के बाद जब भारत स्वतंत्र हो गया है, तब भारत आंतरिक एवं बाह्य रूप से अपनी जो नीतियां हैं उनको बनाने के लिए स्वतंत्र था। अतः अब भारत एक राज्य बन गया है। भारत के पास जनसंख्या भी है, भूमि भी है, सरकार भी है, और सरकार कैसी है? संप्रभु है। अच्छा, ये हमने देख लिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें एक शब्द आया है, सरकार। तो किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए एक राज्य में क्या होती है? सरकार होती है। और उस सरकार के लिए कुछ मूलभूत नियम होते हैं। मीन्स सरकार की संरचना कैसी होगी, सरकार के किस अंग के पास कितनी शक्तियां होंगी, और उन शक्तियों का दायरा क्या होगा। जो ये मूलभूत नियम होते हैं, यह एक बुक में लिखे होते हैं। मीन्स जब इसको बुक में लिख दिया जाता है तो वही बुक क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है। हमने क्या देखा है? जो मूलभूत नियम है, सर्वोच्च नियम है, वैधानिक मान्यता प्राप्त जो नियम है, उनको जब हम एक बुक में लिख देते हैं तो वही बुक क्या कहलाती है? संविधान कहलाती है। यह उस देश के लिए सर्वोच्च विधि होती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को संचालित करने वाले सभी महत्वपूर्ण बिंदु यदि हम एक ही दस्तावेज के रूप में संकलित कर दें तो क्या कहलाएगी? संविधान कहलाएगी। ऐसे भी देख सकते हैं कि ABCD करके 4 जो नियम उस देश में चल रहे हैं, जो कि मौलिक नियम हैं, उन नियमों को यदि हम एक बुक में लिख दें तो यही बुक क्या कहलाएगी? संविधान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? संविधान। यह उस देश की सर्वोच्च विधि होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि संविधान को यदि हम लागू कर दें तो वह क्या कहलाएगी? राज्य व्यवस्था। जब संविधान लिखा हुआ है तो वह क्या है? सैद्धांतिक पक्ष है। जब हम उसको लागू कर देते हैं तो वही कहलाता है व्यावहारिक पक्ष। मीन्स संविधान का व्यावहारिक पक्ष क्या है? जब उसको हम लागू कर देते हैं। और इन दोनों की प्रकृति एक जैसी ही होती है, क्योंकि जो संविधान में लिखा हुआ है वही हमें व्यावहारिक रूप से देखने को मिलता है। जिसे संविधान में लिख दिया है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो व्यावहारिक जीवन में आज हम देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। संविधान में लिख दिया है कि केंद्र किन विषयों पर कानून बनाएगा और राज्य किन विषयों पर कानून बनाएगा। तो वर्तमान में भी हम देखते हैं कि राज्य उन्हीं विषयों पर कानून बनाता है और केंद्र भी जो विषय उनको दिए गए हैं उन पर कानून बनाता है। तो जैसे ही प्रकृति राज्य व्यवस्था की होगी वैसे ही संविधान की होगी, और जो प्रकृति संविधान की होगी वही प्रकृति क्या होगी? राज्य व्यवस्था की होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं देश की सर्वोच्च विधि होता है। संविधान किसी भी देश के लिए सर्वोच्च विधि होता है। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि विधायिका जो कि कानून का निर्माण करती है, विधायिका के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं, मानो L1, L2 और L3 कानून बनाए गए हैं, और L3 जो कानून है वह संविधान के मुताबिक नहीं है, तो वह क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। या वो सारे प्रावधान जो L3 में हैं और संविधान का पालन नहीं करते हैं, तो वह सारे प्रावधान क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे, और L1 और L2 नियम जारी रहेंगे। L3 नियम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। यहां पर भी लिखा हुआ है देश की सभी विधियों से उच्च होता है संविधान। मीन्स क्या है? यह सर्वोच्च विधि है। ये हमने यहीं पे समझा भी दिया है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, यह देश की सर्वोच्च विधि होता है, वैधानिक मान्यता प्राप्त दस्तावेज होता है, शासन प्रशासन का आधार होता है। इसके अलावा क्या है? यह मौलिक विधि होता है। क्या है? मौलिक विधि होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि राज्य की प्रकृति और ढांचा कैसा होगा। संविधान हमें बताता है कि उस देश की प्रकृति कैसी होगी, संघात्मक होगी, एकात्मक होगी या अर्ध संघात्मक होगी। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल से देखेंगे। अभी हम थोड़ा सा ही देख लेते हैं
किसी भी देश की प्रगति तीन तरह की हो सकती है, या तो एकात्मक होगी, संघात्मक होगी, या अर्धसंघात्मक होगी। अर्धसंघात्मक होगी। एकात्मक का क्या तात्पर्य है कि सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास में है। किसके पास में है? केंद्र के पास में है। संघात्मक में क्या तात्पर्य है कि केंद्र एवं राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा है। मीन्स कुछ विषय राज्य को दिए गए हैं कानून बनाने के लिए, और कुछ विषय किसको दिए गए हैं? केंद्र को दिए गए हैं। इसके बाद देखते हैं अर्धसंघात्मक। तो इसमें केंद्र एवं राज्य के बीच में कानून का बंटवारा तो किया गया है, परंतु विशेष परिस्थितियों में क्या है? विशेष परिस्थितियों में केंद्र के पास ज्यादा पावर आ जाती है। मीन्स वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकता है। जैसे आप देखेंगे एग्जाम्पल के रूप में, आपातकाल की स्थिति लागू होने पर राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाता है? केंद्र बनाता है। आपने आपातकाल पिछले लेक्चर में देखी भी है। तीन तरह के आपातकाल हैं। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत जो है राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तब आपातकाल लगाया जाता है। इसके अलावा 360 में है वित्तीय आपातकाल, जो कि हम लोगों ने अमेरिका देश के संविधान से लिया है। अभी तक भारत में यह प्रयोग एक भी बार नहीं किया गया है। तो संघात्मक हमने देख लिया है, अर्धसंघात्मक, संघात्मक और एकात्मक को। इसके बाद अर्धसंघात्मक किसने कहा है भारतीय संविधान को? तो एक विद्वान हुए हैं केसी व्हीलर। इसने क्या कहा है? इन्होंने भारत का संविधान कैसा है? अर्धसंघात्मक है। बहुत ही ज्यादा बार हमारे पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं निरंतर निर्माण, कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को तो बनकर तैयार हो गया था। क्या वास्तव में भारतीय संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हो गया था, या वर्तमान में भी इसका निर्माण कार्य जारी है? तो किसी भी देश की जो परिस्थितियां होती हैं, समय के अनुसार उस देश के संविधान में परिवर्तन करना आवश्यक होता है। जैसे संविधान में कुछ लिखा है लेकिन आज वो प्रासंगिक नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा जो राज्य की श्रेणी थी ABCD करके, उनको हटा दिया गया था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत जो वर्तमान आप स्वरूप देखते हैं राज्यों का, यह हमें जोड़ा गया था। और वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश आपको देखने को मिलते हैं। सबसे जो नवीन राज्य बना था वह तेलंगाना था, 2 जून 2014 को बना था। तो संविधान में कुछ प्रावधान हटाए भी गए हैं और कुछ नई चीजें जोड़ी भी गई हैं। जैसे आप लोग देखते हैं कि पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा नवीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि भूमि सुधार से संबंधित थी। इसके अलावा वर्तमान में भी बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इनको हम देख लेते हैं। 101वें संविधान संशोधन 2016 के द्वारा GST को लागू किया गया है। इसके अलावा 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है। कौन से आर्टिकल में? 338B के तहत। इसके अलावा 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा आप देखेंगे कि जो सवर्ण है, क्या है? सवर्ण है, उनको 10% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा 104वें संविधान संशोधन 2020 के द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा में SC ST सीट थी उनको 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन सदस्य चुने जाते थे, मीन्स लोकसभा में 2 और विधानसभाओं में 1, इनको अब समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा आप लोग देखेंगे कि 105वें संविधान संशोधन 2021 के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि OBC किसको माना जाएगा और किसको नहीं माना जाएगा, यह डिसाइड करने की शक्ति जो है राज्य को दी गई है। इसके अलावा 106वां संविधान संशोधन जो कि 2023 में किया गया था, ये सबसे नवीनतम संविधान संशोधन है। इसमें नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से इसको लागू किया गया है, और लोकसभा में और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। मीन्स लोकसभा और विधानसभा की सीटों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। ये सारे संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। इसके अलावा हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं संवैधानिक जैविक निकाय। मीन्स संविधान का कार्य अभी भी जारी है। मीन्स संविधान बनने का कार्य अभी भी जारी है। यह हमेशा गतिशील होता है, कभी भी स्थितिक और जड़ता को प्रदान नहीं करता है। इसके बाद हम देखते हैं संविधान के क्या कार्य हैं। तो अंगों के बीच में तालमेल कैसा रहेगा, यह कौन बताता है? संविधान बताता है। सरकार की संरचना कैसी होगी, मीन्स उसमें कैसी शासन प्रणाली अपनाई जाएगी, संसदीय, अध्यक्षात्मक, अर्धाध्यक्षात्मक, साम्यवादी, समाजवादी या राजतंत्र,
कैसी शासन प्रणाली अपनाई जाएगी। इसके अलावा जो उसके अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उनके बीच में शक्तियों का दायरा क्या होगा, ये भी हमें कौन बताता है, संविधान बताता है। इसके बाद हम देखते हैं शक्ति का बंटवारा, मींस केंद्र के बीच में और राज्य के बीच में शक्ति किस प्रकार से बांटी गई है, मींस केंद्र किस सूची पर कानून बनाएगा, राज्य किस सूची पर कानून बनाएगा, यह हमें संविधान ही बताता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकार के 3 स्तंभ होते हैं। किसी भी देश की सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है कि हम कानून को कैसे बनाएं, उनको किस प्रकार से लागू करें, और यदि उनमें कोई भी विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो किस प्रकार से सुलझाया जाए। तो इसके लिए विभिन्न व्यवस्थाओं ने 3 अंगों को जन्म दिया है, वह हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का कार्य है विधि का निर्माण करना, कार्यपालिका का कार्य है उन विधियों को जो विधायिका के द्वारा बनाई गई हैं उनको लागू करना, और न्यायपालिका का कार्य क्या है, यदि उनमें कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उनको सुलझाना। इसको हम अलग से देखते हैं। विधायिका को, विधायिका मीन्स जो विधि बनाती हैं उनको क्या कहते हैं, विधायिका कहते हैं। यह किसी भी देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें देखते हैं कि जो ब्रिटेन है वहां की जो विधायिका है, सर्वोच्च विधायिका, उसको कहते हैं पार्लियामेंट। जैसे भारत में क्या कहते हैं, संसद, इसको कहते हैं पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट की 2 अंग हैं, एक तो है हाउस ऑफ कॉमन, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। यह है भारत की राज्यसभा की भांति है और यह लोकसभा की भांति है। क्या कहते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट के 2 अंग हैं, हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। इसी प्रकार से हम अमेरिका का देखते हैं, यूएसए का देखते हैं। तो यहां की जो पार्लियामेंट है उसको हम लोग कहते हैं कांग्रेस, और कांग्रेस की भी 2 अंग हमें देखने को मिलते हैं। एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, यह लोकसभा की भांति है, और एक है सीनेट, यह राज्यसभा की भांति है। भारत में जो राज्यसभा है उसकी भांति क्या है, सीनेट है, और लोकसभा की भांति क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। इसके अलावा यदि हम भारत में देखते हैं तो भारत में हम 2 प्रकार से देख लेते हैं, क्योंकि हमें भारत के तो संविधान का ही अध्ययन करना है। एक ही केंद्र और दूसरा है राज्य स्तर पर। तो केंद्र स्तर पर हम देखते हैं, इसको कहते हैं संसद, और राज्य स्तर पर जो विधायिका होती है उसको कहते हैं विधानमंडल। संसद के 2 अंग हैं, एक है लोकसभा, एक है क्या है, राज्यसभा। वैसे तो 3 अंग हैं, इनमें राष्ट्रपति भी शामिल है, लेकिन जो विधि बनाने के लिए जो संस्थाएं हैं उनको क्या कहते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का अंग क्या है, राष्ट्रपति भी है, और राज्य विधानमंडल का अंग क्या है, राज्यपाल है। इसके अलावा यहां पे 2 प्रकार की संस्थाएं देखने को मिलती हैं, एक तो है विधानसभा और दूसरी है विधान परिषद। विधान परिषद। अच्छा, यहां पर एक चीज और देख लेते हैं हम लोग कि जो राष्ट्रपति है आर्टिकल 52 में है, संसद अनुच्छेद 78 में है, लोकसभा अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा अनुच्छेद 80 में है। यदि राज्यपाल की बात करें तो अनुच्छेद 153 में है, विधानमंडल जो है अनुच्छेद 168 में है, विधानसभा अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद अनुच्छेद 169 और 171 में है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद को लाना है या हटाना है तो 169 के तहत किया जाता है, और 171 के तहत विधान परिषद का गठन है। अच्छा, ये विधान परिषद है, सभी राज्यों में लागू नहीं है, मात्र 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद हमें देखने को मिलती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन भी बने हैं। कौन कौन से भी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। मात्र 6 ही राज्य हैं जहां पर विधान परिषद है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसको आप याद कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत बार हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। हमने देख लिया है कि भारत में 2 स्तर पर कानून बनाए जाते हैं, केंद्र स्तर पर संसद बनाती है और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल बनाता है। जैसे कि राज्य विधानमंडल का कौन कौन अंग है, राज्यपाल है, विधानसभा है और विधान परिषद है। संसद के कौन कौन अंग हैं, राष्ट्रपति है, लोकसभा है और राज्यसभा है। इनके अनुच्छेद को भी हमने अच्छे से देख लिया है। इसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं निष्कर्ष के रूप में कि लोकतंत्र की
आधारशिला होती है, सफल लोकतंत्र की यह आधारशिला होती है। संविधान मात्र नियमों का पुलंदा नहीं है, बल्कि यह लोकतांत्रिक और लोक कल्याणकारी राज्य की धड़कन होती है। यह सत्ता को शक्ति प्रदान करता है, लेकिन साथ ही उन शक्तियों पर अंकुश भी लगाता है ताकि तानाशाही ना पनपे। इसका तात्पर्य है कि शक्तियों का यह दायरा भी फिक्स करता है संविधान। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं कि विश्व व्यवस्था में लोकतंत्र, विधि का शासन और संसदीय स्वरूप जो है ब्रिटेन की देन है। मींस ब्रिटेन ही इसका जन्मदाता है। किन किन का? लोकतंत्र का, विधि के शासन का और संसदीय स्वरूप का। किसने दिया है? ब्रिटेन ने दिया है। अच्छा, एक और हम महत्वपूर्ण बात आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने जो है जो विधायिका है उसको तो अच्छे से देख लिया है, कार्यपालिका को भी हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम लोग लेक्चर समाप्त करेंगे। कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अस्थायी, क्या होती है? अस्थायी होती है, एक होती है स्थायी। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है उसमें कौन कौन शामिल हैं? राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद केंद्र की और मंत्रिपरिषद राज्यों की। यह होती है अस्थायी कार्यपालिका। इसको हम राजनीतिक कार्यपालिका भी कहते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका, इसका कार्यकाल फिक्स होता है, 5 वर्ष होता है। या मंत्रिपरिषद का तो कोई कार्यकाल फिक्स ही नहीं है, यह राष्ट्रपति की प्रसाद पर्यंत तक ही कार्य करती है। तो इसका कार्यकाल लिमिटेड होता है या फिक्स नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। और स्थायी कार्यपालिका में क्या होता है? इसमें आते हैं लोक सेवक। लोक सेवक जो यूपीएससी या विभिन्न राज्य लोक सेवा आयोगों के द्वारा जो लोक सेवक चुने जाते हैं वह आते हैं स्थायी कार्यपालिका में। क्या आते हैं? स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक आते हैं। इनका कार्य होता है कि शासन प्रशासन व्यवस्था को सुचारू ढंग से सही तरीके से चलाना, और इसके साथ साथ जो विधायिका के द्वारा विधि बनाई गई हैं उनको स्थानीय स्तर पर लागू करना, और इसके साथ साथ अस्थायी कार्यपालिका की मदद करना। क्या है? अस्थायी कार्यपालिका की मदद करना। तो हमने देखा है कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक स्थायी कार्यपालिका होती है, एक अस्थायी कार्यपालिका होती है। अस्थायी कार्यपालिका में राजनीतिक जो कार्यपालिका होती है उसको शामिल करते हैं, और स्थायी कार्यपालिका में लोक सेवक आते हैं जो अस्थायी कार्यपालिका की मदद के लिए होते हैं। तो आज का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा।